झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को गैंग्स ऑफ टॉपर के इस यूट्यूब चैनल पे जोहार करते हैं। मेरा नाम रोहित सर हुआ। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हम तो इनका याद ही हो कि भुला गली। अरे हम वही ही हो जो अबर जैक बोर्ड में नया तो इनके लिए यूट्यूब चैनल लॉन्च कर ली हो। हाँ, गैंग्स ऑफ टॉपर जैक बोर्ड भुलाना ना हो। तो अगर जाना हो सबसे ऊपर तो ज्वाइन कर अभी गैंग्स ऑफ टॉपर, और जैक बोर्ड के लिए विशेषकर चैनल हो। और इससे पहले लेक्चर 1 और 2 क्लियर हो चुके हो, इसलिए तो इनके पूछ रहे भुला गए कि अगर भुला गए ही तो एक बार जाके देख यार, है ना। बाकी आज हम तो इनके लिए चलबो पार्ट 3 हमारा जो है सो भूगोल से होने वाला है बच्चा लोग, ठीक ना। चैप्टर हमारा जो है सो फर्स्ट है, यहाँ पे आप लोग समझ लो चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है, संसाधन और विकास। और चलो शुरू करते हैं अपना। एक बार बस यही जो मेरा शुरू से रहा है, तुम लोग से रिक्वेस्ट कह लो या फिर थोड़ा सा तुम लोग को हम काम दे रहे हैं वो कह लो। क्या है वो काम, क्या है वो रिक्वेस्ट, कि आपको इस चैनल को है ना अपने दोस्त यार भाई बहन रिश्तेदार में थोड़ा दबा के शेयर कर देना है। शेयर करने में कमी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ मेहनत करने में कमी नहीं कर रहे हैं, तो आप शेयर करने में कमी क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्त। शेयर करिए, है ना। उससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, और उस हिसाब से हम लोग उस एनर्जी के साथ आएंगे भी रेगुलर। तो इनके शेयर तो करना है ही हो, लेकिन एक काम और करना हो। वो काम कोची हो कि तो इनके एक प्यारा सा कमेंट करना हो अपन नाम के साथ और अपन जिला के साथ, कि इस चैनल के तू कहाँ से देख रहा ली। तो बच्चा सब चलो आते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास से क्या क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक ना। और याद भी करवा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे, तुम लोग को याद हो जाएगा। क्वेश्चन याद कर ले भी तो एग्जाम में भीड़ जीतो और भूले भी कभी ना, ठीक ना। तो एक चीज़ और, स्टार्ट करने के बाद हम लोग पढ़ते पढ़ते थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स को लिखेंगे। लिखे इसलिए कर रहे हो कि लास्ट में क्वेश्चन करे लियो, एकदम बहुत ही भयंकर क्वेश्चन, एकदम तबाही क्वेश्चन इस चैप्टर से जो एग्जाम में पूछो ही पूछो हो। अगर बढ़िया से पढ़ लेबी, समझ लेबी, तो हमर गारंटी हो कि एग्जाम में तोर नंबर बहुत बढ़िया, तो कभी भी भूले भी ना, है ना। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ सेट कर गए हो। क्वेश्चन जरूर देखना तो इनके, ऐसा ना हो कि बस निकल दिलियो। निकलना नहीं है, निकलोगे तो खो जाओगे, क्या बोलते हैं उसको। अगर जाओगे तो जो चीज़ हम लाए हैं वो नहीं पाओगे, इसीलिए चलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इनके बतावे जा रहे हो कि आज की पढ़बी, है ना। हम की पढ़े वो सबसे पहला जो टॉपिक हो भू संसाधन है, ठीक ने। ओकर बाद भारत में भू उपयोग प्रारूप, ओकर बाद भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, ओकर बाद मृदा संसाधन, सब एक एक करके है, ठीक है ना। सब एक एक करके है, इसलिए देखते जाना है, इस पे चर्चा करेंगे, फिर हमारा जो है सो लेक्चर आज का खत्म होगा। इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है, और बिना पढ़ ले कहीं जी भी ना बाबू। नेक्स्ट हो मृदा का वर्गीकरण, फिर मृदा का अपर्दन और संरक्षण, और ओकर बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वाला टॉपिक आप लोग को जो है सो लास्ट में दिए हैं, ये क्लियर करके जाना है, जिसमें MCQ होने वाला है। तो इनके बहुत ही बढ़िया बढ़िया मजेदार सवाल लेकर मैं लेके ले यही सब टॉपिक से। तो चल देर ना करते हुए शुरू करल जाए। तो भू संसाधन जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो इनके पहले पढ़े ले लियो ने कि भूमि मतलब जमीन, जमीन कोची है प्राकृतिक संसाधन। तो वही यहाँ लिख रहा हो कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है कोची जी, तो भूमि, है ना। अब थोड़ा सा आगे जानिएगा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। तो देख ले बाबू, जंगल हो, वनस्पति मतलब जंगल हो वो, ठीक ने। ओकर बाद वन्य जीवन, जंगल में जितना भी जीव जंतु रहो उनसे सब, और मानव जीवन, मानव मतलब हमने जहाँ रही से, और आर्थिक क्रियाएं, हम तू हमर आसपास, हम तू और हम लोग के आसपास जितना भी लोग जो काम कर रहे थुन वो मतलब आर्थिक क्रिया। परिवहन मतलब जहाँ गाड़ी घोड़ा चल रहा हो वो, और संचार व्यवस्था है तो मोबाइल चला रही, कंप्यूटर चला रही, है ना। ये सभी चीज़ जो है सो कहाँ पर है, भूमि पर ही आधारित है, जमीन पर ही सब हो रहा है। इसलिए भू संसाधन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। थोड़ा सा और जानो क्या लिखा हुआ है, भूमि एक सीमित संसाधन है। सीमित तो है ये है, किसी का जमीन मान लो कि अगर मान लो आसपास में जमीन है, तो बहुत पहले सुना होगा कि कुछ नहीं था और अभी घर द्वार बन गया है, बहुत सारा, है ना, हॉस्पिटल कॉलेज बन गया है। तो क्या है, धीरे धीरे जमीन भी सीमित संसाधन में है और खत्म होते जा रहा है। लोग उसमें जो है सो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, रोड बना दे रहे हैं, रेलवे लाइन बना दे रहे हैं, है ना, अस्पताल बना दे रहे हैं, कॉलेज बना दे रहे हैं, तो जमीन खत्म हो ही रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए बोला गया है कि भूमि क्या है, सीमित संसाधन है। इसलिए हमें इसका उपयोग जो है बाबू सावधानी से करना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, ठीक ना। जमीन जो है लिमिटेड रिसोर्स में आता है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, सावधानी से उपयोग करना है और तरीके से करना है। योजनाबद्ध बोले तो प्लानिंग के साथ,
आगे देखो क्या लिखा हुआ है, भारत में भूमि संसाधन, भारत में जो संसाधन है वो समझ लो। यहाँ से सवाल बनते हैं बाबू, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं। इस टॉपिक को मैं अलग से घेर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को हम हाईलाइट करके बता दें बढ़िया से, समझना। क्या लिख रहा है कि लगभग 43% जो है भू क्षेत्र मैदान है। भारत का जो है सो मैदानी इलाका जो है सो कितना है बाबू, 43%, ठीक ना। जो कृषि और उद्योग, देखो हम कर दे रहे हैं गोल गोल, है ना, ताकि तुम लोग का फोकस नहीं हो। कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। मतलब भारत का जो है सो 43% जमीन जो है सो खेती बाड़ी और जो है सो फैक्ट्री उक्ट्री जो लगा हुआ है, कारखाना लगा हुआ है, उद्योग जो जहाँ पे चल रहा है उसमें जो है उस जमीन इंगेज है, ठीक ना। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लगभग 30% जमीन जो है बाबू वो सो विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है और क्या है, बारहमासी नदियां के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, है ना। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि 30% जमीन जो है वो विस्तृत रूप से जो है सो क्या किया हुआ है, पर्वत में फैला हुआ है। वही हिमालय हो गया, है ना, माउंट एवरेस्ट हो गया जो तुम कहते हो, कंचनजंगा हो गया, ठीक ना। तो ये सब जो जमीन है क्या है, पर्वत घेरा हुआ है। बाकी थोड़ा बहुत पर्वत से जो नदियां बहती हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती, ये सारी नदियां बारहमासी है, ये सब बहते रहती है। तो नदी और पहाड़ जो है सो 30% जमीन को कैप्चर करके रखे हुए हैं। ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं जोड़ भी दूंगा। 43% जो है बाबू वो क्या रखा है बाबू, किसानी भूमि जो है सो हमारा क्या है, कृषि में जो है सो इंगेज है। किसमें इंगेज है, कृषि में। और 30% जमीन जो है सो पर्वत और नदी में इंगेज है, ठीक ना। और बाकी का जो है सो ध्यान देना, लगभग 27% हिस्सा जो है सो पठारी क्षेत्र, जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों का अपार संचय कोष है। मतलब 27% जो बच गया बाबू लोग, वो लोग जो है सो खनिजों में इंगेज है, पठारों में इंगेज है। पठार मतलब देख लो, झारखंड का एग्जाम्पल ले लो, छोटा नागपुर, है ना। तो ये पठारी इलाका है जहाँ पे खनिज वगैरह का काफ़ी जो है सो संचय पाया गया है। तो इन सभी में जमीन इंगेज है। जोड़ोगे तो क्या, देखो तो 100% होता है क्या, हो जाना चाहिए। देखो 7 और 3, 10 के 0 बचा 1, मैथ भी पढ़ा दे रहे थोड़ा सा। 4 1 5 3 8 2 10, लो 100%। 100% जमीन का कैलकुलेशन आप लोगों को हम बता दिए, है ना। 100% जमीन के तो इनके बता दो कि कौन कहाँ जो है से व्यस्त है, इंगेज है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से सवाल हम आपको लास्ट में करवाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला टॉपिक हो भारत में भू उपयोग प्रारूप। मतलब भारत के जो जमीनी हिस्सा है वो किस प्रकार से उपयोग हो जा रहा है, ओकर की सिस्टम हो। सबसे पहले भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, देखो जमीन का उपयोग किस तरीके से होने वाला है और किस तरह से होता है, उसको निर्धारित जो करता है वो तत्व पढ़ेंगे, वो कारण पढ़ेंगे। भौतिक कारक और मानवीय कारक, ये 2 कारक बताया गया है बच्चा लोग। सबसे पहले देखो भू आकृति डिपेंड करता है ना, वहाँ के उपयोग, जमीन के उपयोग को। भू आकृति सही रहेगा उसका उपयोग अच्छा होगा, भू आकृति खराब रहेगा जमीन उसका उतना यूज नहीं होगा, वो ऐसा ही बंजर पड़ा रहेगा। ठीक चल रहा है, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा चीज क्या है, जलवायु। जलवायु पर भी डिपेंड करता है जमीन का उपयोग। जिस क्षेत्र की जलवायु व्यवस्था अच्छी है, जहाँ पे समय समय पे बारिश हो जाती है, समय समय पर जो है सो मौसम अपना परिवर्तन करते रहता है, वहाँ पे जो है सो आबादी भी ज़्यादा रहता है। जहाँ की जलवायु सही नहीं है वहाँ आबादी कम रहता है। मतलब ज़मीन का उपयोग को लेकर के हम बता रहे हैं कि लोग कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जलवायु जहाँ अच्छा है वहाँ, है ना। तो जलवायु भी डिपेंड करता है जमीन का उपयोग को, भू उपयोग को लेकर के। और मृदा का प्रकार, वैसे तो हमारा भारत बहुत बड़ा है, यहाँ हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, इसमें अभी पढ़ाएंगे भी, है ना। तो ये भी क्या करता है, हमारा भू उपयोग को निर्धारित करता है कि किस प्रकार का मिट्टी क्या उपयोग में आएगा, ठीक ना। अब अगला हो मानवीय कारक, जैसे जनसंख्या घनत्व डिसाइड करो है कि जमीन का कैसा यूज है। जहाँ पे अच्छा पॉपुलेशन रहेगा वहाँ का जमीन बहुत बढ़िया है, जहाँ पॉपुलेशन नहीं है यानी जमीन खराब है, जमीन का उतना उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रौद्योगिकी क्षमता। देखिए झारखंड के एग्जाम्पल दे रही हो, झारखंड में जो बोकारो से बिलोंग करो ही, तो पता हो बोकारो जैसे लाओ की इंडस्ट्री कहूँ है ही ना हो झारखंड में। वहाँ देख ले टाटा स्टील के पूरा फैक्ट्री नजर आओ हो, तो वहाँ के जो लैंड है, वहाँ के जमीन हो बहुत बढ़िया है यूज में, है ना। तो तीसरा चीज हो
सांस्कृतिक और परंपराएं। एक में एक एग्जाम्पल तो नहीं बताओ, ये चिपको आंदोलन। जिस क्षेत्र के लोग काफी ज्यादा अपन सांस्कृतिक एवं परंपरा के लेकर के जो रहो तुम सीरियसली ना, वहां पे अलग नियम रो है, अलग वहाँ पे भू उपयोग रो है। एक एग्जांपल बताओ, ये जब अंग्रेज सब भारत आया था ना, तो वो लोग क्या करता था कि जंगल को टारगेट किया, जंगल के आदिवासियों को वहाँ से भगाने का प्रयास किया, पेड़ पौधा काटने का प्रयास किया और वहाँ फैक्ट्री लाने का प्रयास किया। तो यहाँ के जो लोग थी, महिलाएं थी, वहाँ के जो पुरुष थे, उन लोगों ने ठाना कि हमको जंगल बचाना है, क्योंकि जंगल हमारा आवास है, हमारा घर है। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ को पकड़ के जो है सो रख लिया था और जंगल में, मतलब इसको चिपको आंदोलन नाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटना है, अंग्रेज लोग को उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। तो इस तरह से सांस्कृतिक एवं परंपराएं भी हमारे भू उपयोग को निर्धारित करती है। और वहाँ ये चीज़ हुआ कि लोग जो है सो भू उपयोग में नहीं ले पाए, क्योंकि वहाँ के लोग क्या थे, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को जो है सो बचा के रखे थे। चलो अब आगे देखते हैं। और सांस्कृतिक एवं परंपरा को बचा के रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत का देखो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 7-8 में दिया हुआ है बाबू, और अभी 10 में आ गए हो। 32.8 लाख तुमको हमेशा पढ़ने को मिलेगा। इसको रट लो, इसको याद कर लो। हमारा जो है सो भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का, ठीक ना। और यहाँ पर बताया गया है इसके 93% भाग, यानी कि 93% भाग जो है सो भू उपयोग आंकड़े में उपलब्ध हैं। मतलब जमीन के जो आंकड़े हैं उसमें शामिल किया गया 93% भाग को। बाकी जो है सो उसका कोई उपलब्ध मिल ही नहीं रहा है, मतलब उसका आंकड़ा उपलब्ध हो ही नहीं रहा है। क्यों? तो देखो आगे बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर में देखें तो वहाँ पे क्या है, असम है। असम को छोड़ दो, क्योंकि असम में लोग रहते हैं, असम में जो है सो आबादी है, वहाँ चाय वगैरह का भी खेती होता है ना, आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद के जो अन्य प्रांत हैं वहाँ का बारे में जानकारी मालूम ही नहीं है किसी को। अब जानकारी मालूम नहीं है तो उसको आंकड़ा में शामिल नहीं किया गया है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, ये वर्ड, ये वाला याद रखना। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल है हमारे भारत का, और इसमें 93% जो जमीन है यही इसी का भाग का जो आंकड़ा है हमारा पास उपलब्ध है, बाकी नहीं है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर देख लो, वहां पर पाकिस्तान है और चीन है, अधिकृत क्षेत्र है। इसके भी जो भूभाग है उसके सर्वेक्षण सही तरीके से नहीं हुए हैं। इनका भी जो है सो रिकॉर्ड अभी समझ लो कि वर्क इन प्रोग्रेस ही है, इसको शामिल नहीं किया गया है। तो भू उपयोग वाला जो टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब तो नहीं कि हम आगे बढ़ाओ यो, है ना, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ पढ़ना हो। अब अगला टॉपिक हो भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, ठीक ना। देख बताओ यहाँ पे क्या लिखा हो, जमीन जो है ना बाबू, वो मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन यानी जंगल की कटाई, अति पशुचारण मतलब अधिक मात्रा में जानवर को जंगलों में छोड़ देना, यानी कि चराने के लिए, है ना, उसको बोलते हैं अधिक अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है अधिक चारण, सिंपल समझो, अधिक चराना। किसको चराना? गाय बकरी भैंस को, ठीक ना। आगे खनन मतलब खुदाई, जैसे अबरक के लिए, कोयला के लिए जो है सो खदान पे खदान यहाँ पे झारखंड में उपलब्ध है ना। भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है, ठीक। भूमि निम्नीकरण में बताया गया है, आप जहाँ देखिएगा ज़्यादा मात्रा में जंगल की कटाई हो रही है, जहाँ अधिक पशुचारण हो रहा है, जहाँ अधिक खनन हो रहा है, ये उनको निम्नीकरण में शामिल कर लिया गया है। मतलब सरकार उसको अपने अकॉर्डिंग, और हमारे जनता, हमारे पब्लिक आसपास की है जो है सो उस जमीन को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, डिसाइड कर लिए कि यहाँ अगर कोयला मिलता है तो कोयला बहुत मात्रा में निकाल लेना है, अबरक मिलता है तो अबरक बहुत मात्रा में निकाल लेना है। झारखंड की कहानी बता रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे संरक्षण यानी कि रोकने वाला उपाय समझेंगे आप, क्योंकि यहाँ निम्नीकरण हो गया, जहाँ जमीन के बारे में हमको नॉलेज है वहाँ तो हो ही रहा उसका उपयोग, बाकी उसका जो है सो अधिक उपयोग भी हमारे आने वाले भविष्य के लिए नुकसान है। हमने पहले ही आपको बताया था, क्योंकि हमारा जो है सो पीढ़ी हमारे पे ही डिपेंड है। सतत पोषणीय विकास याद है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, भूमि निम्नीकरण को रोकने का उपाय। देखो निम्नीकरण मतलब हो रहा है कि सारा जमीन जो है सो टारगेटेड है कि कौन कहाँ क्या यूज में है, उसको रोकना भी तो है। तो वही बताया गया है कि अगर जंगल को बचा के रखना है तो वन रोपण करना होगा। अगर पेड़ अधिक कट रहे हैं कोई ना कोई कारण से, अगर सरकार हाईवे निकाल रही है, रेलवे निकाल रही है, तो उसके लिए कई मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं। तो उनको क्या करना है, वन रोपण भी करना जरूरी है। और इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, ध्यान देना, चारगाहों का उचित प्रबंधन, जानवरों को थोड़ा सा लिमिट में चराना है, ये चीज़ बताया गया है। पशुचारण नियंत्रण, ये दोनों लगभग सेम है, ठीक ना। चारवाह के लिए प्रबंध करना पड़ेगा हम ही लोग को, और जंगल में जो है सो जो जानवरों को छोड़ दिया जाता है, अधिक चारण किया जाता है, उसको थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। रेतीले टीलों का जो है सो, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण
और बंजर भूमि का उचित प्रबंधन और खनन नियंत्रण, इन सभी चीज़ों को जो है सो भूमि निम्नीकरण रोकने के लिए शामिल किया गया है। इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भूमि निम्नीकरण के बाद जो है सो हमारा टॉपिक है मृदा संसाधन, इस समझेंगे। मृदा संसाधन थोड़ा ध्यान दे रहे हैं आप लोग। मृदा का मतलब मिट्टी होता है ना, और मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखो मिट्टी जो है बाबू हर समय अपना वो क्या बोलते हैं फॉर्मेशन, मिट्टी का जो निर्माण होते रहता है। कुछ भी चीज़ अगर सड़ रहा है गल रहा है तो लास्ट में मिट्टी ही बन जाता है वो, है ना। तो इसीलिए इसको नवीकरण बोला गया है। और यह पौधों के विकास का माध्यम है। मिट्टी से ही पौधा विकसित होता है। मिट्टी अच्छा तो पौधा अच्छा, मिट्टी खराब तो पौधा सही से नहीं उगेगा, पौधा जो है सो मुरझा जाएगा। जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार का जो है सो जीवों का पोषण करती है। मिट्टी से ही हमारे आपके आसपास रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम लोगों का भी जो है सो पोषण होता है। मिट्टी नहीं तो हमारा जीवन नहीं, मिट्टी पर ही सब कुछ जो है सो निर्धारित है, उसी पे आश्रित है ना। मिट्टी का वर्गीकरण भी देखो किया गया है। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ये 6 मिट्टियाँ शामिल हैं। पहला है जलोढ़ मृदा, ठीक ना, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल और पीली मृदा और लेटेराइट मृदा, और जो है सो मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सभी को दिखाया गया है। ये मैप में भारत की मृदाएं जो है सो यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ सबसे पहले जलोढ़ मृदा को देखते हैं कहाँ है, ढूंढो तो कहाँ है। देखो ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा इधर जो है ना, गंगा नदियाँ जो है, गंगा की जो धाराएं हैं, नदी है, वो जलोढ़ मृदा लेकर के आती है। यहाँ लिखा हुआ है सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सभी नदियाँ जो है सो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारे मिट्टियों को बहा करके लाती है। उसी को जलोढ़ मृदा कहा गया है। जलोढ़ मृदा के मतलब सिंपल वर्ड में समझ ले कि जल के द्वारा जो बह करके मिट्टी आल हो ना, ओकरा कहते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें खासियत यही है कि पोटास, चूना और फॉस्फेरिक अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक ना। उसको पढ़ाएंगे हम धीरे धीरे बाद में, ये चीज़ है। दूसरा क्या है बाबू, काली मृदा। काली मृदा के देख ले कहाँ पे दियल गया, काला काला कहाँ नजर लो, देख रही काला जो है उसे पोर्शन हो हमारा भारत के लगभग बीच से नीचे वाला इलाका में, ये देख ले घेर दलियो, ये काली मृदा हो, है ना। तो यहाँ क्या बताया गया है कि इसमें लावा प्रवाह से निर्मित होता है। ये इसमें लोहा, पोटास, कैल्शियम, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक ना। और काली मृदा किस फसल के लिए उपजाऊ हो तो बता दो, ये कपास, एग्जाम में ये तो, ठीक ना। और तीसरा है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा कने नजर आ रहा हो, ध्यान दे, लाल और पीली मृदा, जी हाँ, यहाँ पे देखो, ये देखो थोड़ा सा लाल वाला इलाका इधर है ना, ये लाल है पूरा, और यहाँ थोड़ा पीला भी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ समझ लो, ठीक ना। कलर चेंज कर दें क्या, कलर चेंज कर देते हैं। देखो ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये जो है ना, ये क्या है हमारा लाल और पीली मृदा, ठीक। बाकी इसमें चूना का मात्रा, फॉस्फेट का मात्रा, नाइट्रोजन, मैग्नीज, ह्यूमस, पोटास सब पाया जाता है। अब आगे देखो लेटेराइट मृदा कहाँ है। लेटेराइट मृदा देखो, ध्यान दो, ढूंढो ढूंढो कहाँ है। ये देखो ये वाला इलाका जो है हमारा लेटेराइट मृदा है ना। इसमें जो है सो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निर्मित होता है। ये जो मिट्टी है हाई टेम्परेचर जोन में विकसित होता है। लोहा, एल्युमिनियम अधिक, परंतु नाइट्रोजन, पोटास का चूना मात्रा कम होता है, ठीक ना। अब क्या बच गया, मरुस्थलीय। देखो मरुस्थलीय हमारे भारत में एक ही इलाका में है, राजस्थान, देख लो ये वाला है ना, जहाँ रेत ही रेत है। तो शुष्क और मरुस्थलीय आप कह सकते हैं, शुष्क या मरुस्थलीय। इसमें फॉस्फेट अधिक होता है और नाइट्रोजन कम होता है। ये भी मृदा हमारा जो है सो भारत में पाया जाता है। और एक लास्ट है वन मृदा। वन मृदा कहीं दिख रहा है क्या, वन मृदा देख लो यहाँ पे, ये वाला है ना, हरा भरा वन एवं पर्वतीय मृदा। ये पर्याप्त वर्षा से निर्मित होता है, जहाँ बारिश होते रहता है वहाँ पे ये वन मृदा पाई जाएगी। अम्लीय एवं कम सांद्रता वाली मृदा होती है। तो ये 6 मृदा आप लोग देख लीजिए। स्टेट क्लियर होगा तो ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर इलाका है, आपका इधर मध्य प्रदेश पड़ेगा, है ना, इधर बिहार पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा, है ना, उत्तराखंड पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा एक बार मैप में, आपको हम कभी नहीं होगा तो एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को देंगे जिसमें झारखंड भारत के पूरा स्टेट को क्लियर कराएंगे, ठीक ना। और धीरे धीरे भूगोल में पढ़े भी पड़ता हो, भूगोल में बहुत सारा मैप वर्किंग हो, तो मैप वर्किंग पढ़ेबो ना जब, तो से पहले तो इनके स्टेट क्लियर करा देबो, ओकर बादे पढ़ेबो, ठीक ना। चल अब आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है मृदा का वर्गीकरण।
जो अभी हम आपको दिखाएं छेऊ का छेऊ, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। देखो जलोढ़ मृदा है, उत्तरी मैदान में पाया जाता है ना, ये नदी डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, जहां से ये क्या है बाबू, उपजाऊ जमीन बनाती है। अभी हम बताए थे ना जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ होती है, तो वही लिखा हुआ है या बहुत उपजाऊ होती है। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन की खेती जो है सो उपयुक्त मात्रा में होती है, और काफी ज्यादा मात्रा में भी होती है, बोल सकते हैं जितना चाहिए उतना हो ही जाता है। ठीक, तो ये ध्यान देना। यहाँ पे देखो मैप दिया हुआ है, बता देते हैं, उत्तरी इलाका में है ना। देखो थोड़ा सा पीछे आते हैं, जलोढ़ का तुमको दिखाते हैं डायग्राम। ये वाला इलाका देखो, ये सारा क्षेत्र में जो है ना, ये पूरा क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ये है सो हमारा खास करके गन्ना, इसको तुम लोग कतारी बोलता है ना जी, गन्ना, चावल, ठीक ना, गन्ना चावल मेन रूप से ले लो। इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ मात्रा में खेती होता है। गेहूं भी रख सकते हैं, क्या कि गेहूं भी हमारा मोटा अनाज में आता है। गन्ना चावल और गेहूं, ठीक ना, ये इसको शामिल कर लो। ठीक, चलिए अब काली मृदा थोड़ा पढ़ते हैं। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, ध्यान देना। एग्जाम में पूछेगा कि काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना रेगर मृदा, ठीक ना। यह जो है सो कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। कपास इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है। कपास के लिए कह लो बेहतर मिट्टी है ये, है ना। ये लिखा हुआ ना, तो यहाँ लिखा हुआ कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है ना। इसमें नमी रहती है, क्षमता इसका अधिक होता है, नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक पाया जाता है, ठीक ना। ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र हमारा जो है सो ये वाला इलाका में आएगा, देखो ये वाला है ना, आपका इधर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पड़ेगा, ठीक ना। तो इस सब इलाका में, और मध्य प्रदेश आपका थोड़ा सा ये वाला ले रहा हिस्सा, देख रहे हो, थोड़ा जो पिंक वाला है वो इलाका। फिर आपका इधर भी है इसका पोर्शन, देख रहे हो, इधर भी है, इधर भी। इस इलाका में जो है सो काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को रेगर मृदा भी बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। चलो अब आगे देखते हैं लाल और पीली मृदा। लोह तत्व के कारण लाल रंग होता है। लाल और पीली मृदा में पहले लाल मृदा का बात करें। मिट्टी का रंग लाल यहाँ पे काहे बता रहा है बाबू लोग, काहे कि लोहा जब जंग लगता है ना तो उसमें से कुछ निकलता है, जंग, रस्टिंग जिसको बोलते हैं, रस्ट है ना। तो वही लोह तत्व के कारण क्या है, यहाँ की मिट्टी लाल नहीं रहता है। फिर दक्कन पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक ना। लाल मृदा हो गया, और पीली मृदा भी इसी में शामिल है, ठीक ना। लोहा के अंश के कारण वो लाल और पीला नहीं रहता है, ठीक ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है सो हमारा चौथा नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लेटराइट मृदा, है ना। लेटराइट मृदा ध्यान देना क्या लिखा हुआ है कि अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में बनती है। जहां का तापमान अधिक हो, जहां वर्षा अधिक होती है, वहीं पे ये बनेगा। कौन सा एरिया में बनेगा बाबू, तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यानी कि हमारा भारत का दक्षिणी इलाका, ये पूरा ले लो। यहाँ पे आपका जो है सो केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। इन सभी इलाके में जो है सो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। खेती के लिए जो है सो इसमें खाद और उर्वरक की आवश्यकता होगी। अगर खाद और उर्वरक नहीं डालेंगे तो खेती में जो है सो कमी देखने को मिलेगा, फसल में कमी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो फसल को अच्छे तरीके से उपजाना है तो खाद यहाँ डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मिट्टी का गुणवत्ता उतना कोई खास नहीं है। अब आगे देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। देखो मरुस्थलीय मृदा का मतलब अभी बताएं, राजस्थान जो फुल बालुई इलाका है, रेतीला इलाका है, वहाँ के बारे में पढ़ेंगे। ये है ना, ये तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें नमी और ह्यूमस कम होती है और सिंचाई द्वारा खेती योग्य बनाई जा सकती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है, यहाँ पे जो है सो ये इसमें ह्यूमस की मात्रा और नमी की मात्रा कम पाई जाती है। अगर यहाँ लोग खेती करना चाहे तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे अगर पानी का मात्रा उपलब्ध हो तो खेती की जा सकती है। सिंचाई अगर इसको मिल जाए, सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था करा दिया जाए तो खेती हो सकता है, ठीक ना। लेकिन ये शुष्क इलाका है, खेती के लिए उतना कोई खास नहीं है ये, क्योंकि देखो बालू में ज़्यादातर पानी मिलेगा कहाँ। हाँ, थोड़ा सा ये जो बॉर्डर एरिया है इधर राजस्थान का, इधर लोग खेती करते हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ें। वन मृदा यानी कि जंगल में रहने वाली, पाई जाने वाली मृदा।
ध्यान देना क्या लिखा हुआ है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो है वन मृदा। वन मृदा मतलब जंगल वाला मृदा है, जो जंगल में मिट्टी पाया जाता है। देखिए जंगल में जो मिट्टी पाया जाओ ना बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ हो, क्या है पता हो, क्योंकि जंगल में हमेशा जैसे पत्ता जैसे झड़ झड़ के गिरो है, और पत्ता जब सड़ता है बाबू तो वो ह्यूमस का निर्माण करता है, और जब ह्यूमस बन जाता है वो तो मिट्टी जो है सो उपजाऊ हो जाती है, ठीक ना। तो इसलिए जंगल वाला मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। देखो वो पढ़ते हैं ये आखिर मिलेगा कहाँ, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिलेगा, ठीक ना। और ये नदी घाटियों में उपजाऊ होती है, खास करके जब पर्वतीय क्षेत्रों से ये जब बह करके आएगी, ये जंगल से होते हुए नदियों से होते हुए अगर आएगी तो ये थोड़ा पठारी इलाका में सॉरी नदी घाटी इलाका में ये फैल जाता है, और वहाँ पे लोग खेती जब करेगा तो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक ना। क्योंकि देखो जंगल में हमने पहले बताया ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, यही पतझड़ के मौसम में सारा पेड़ का पत्ता झड़ गया, मिट्टी में मिल गया तो ह्यूमस बनाएगा ना, और ह्यूमस बनाएगा तो वो खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ ही गया होगा तुम लोग को। अब आगे देखते हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण। देखो मृदा अपर्दन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, ठीक ना, और उसका संरक्षण कैसे होगा। देखो सबसे पहले समझना कि मृदा अपर्दन के प्राकृतिक कारक हैं और मृदा अपर्दन के जो है सो मानवीय कारक भी हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मानवीय कारक, ठीक, ये वाला पोर्शन। अब सुनो पहले प्राकृतिक कारण क्या है। जैसे मान लो कि हवा चल रहा है, ठीक है ना, आंधी तूफान आ गया है, हवा चलते रहता है तो मिट्टी के धूल कण उड़ते रहते हैं, देखा ही होगा तुम लोग। हिम नदी, हिमालय से बहती हुई नदी है ना, जल मृदा अपर्दन के प्राकृतिक तत्व है। मतलब बाबू हवा से, नदी से और जो है सो पानी द्वारा मिट्टी का जो कटाव होता है वो क्या हो गया, प्राकृतिक अपर्दन, जिसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो अपर्दन के प्राकृतिक तत्व है ना। अब दूसरा क्या है, मानवीय कारक, वनोन्मूलन। अगर हम लोग जंगल की कटाई कर दें ना, वन की कटाई, वन की कटाई, अति पशुचारण मतलब अधिक पशु चराना है ना, और निर्माण और खनन आदि मृदा अपर्दन के जो है सो मानवीय कारक है। देखो मिट्टी का कटाव के लिए हम भी जिम्मेवार हैं, आप भी जिम्मेवार हैं, हमारा समाज जिम्मेवार है। कैसे, जंगल को लोग क्या कर रहा है, एकदम काट रहा है, काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, जंगल को पूरा तहस नहस कर दे रहा है। तो जंगल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, मिट्टी को एकदम जकड़े रखते हैं अपने जड़ों से। और तुम पेड़ को काट दोगे तो बताओ, पेड़ा के जब काट देवी पेड़वा के तो अगर मिट्टिया की हो तो मिट्टिया तो बहवे करते हो ना। जब पेड़ जिंदा रहेगा तो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, जब पेड़ मर जाएगा, पेड़ की मृत्यु हो जाएगी तो मिट्टी को पकड़ेगा कौन, तो बह ही जाएगा हवा पानी और तूफान में उड़ जाएगा, है ना, वो चीज़ हो गया। और अति पशुचारण, देखो घास उस भी जो होता है वो मिट्टी को पकड़े रखता है, और हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक जानवरों को छोड़ देते हैं जंगलों में। तो क्या करेगा, जंगल में घास जो उगा हुआ है जानवर चरेगा तो वो सारा घास खा जाएगा, और उसका जो जड़ है वो मिट्टी को जो पकड़े हुआ था अब वो कहाँ पकड़ेगा, क्योंकि घास तो खत्म हो चुका है जंगल में, वो तो पूरा सफाचट हो गया पूरा ज़मीन। तो अब वो मिट्टी बहेगा ना आंधी तूफान में और ये बारिश में, वो तो कीचड़ बन के बह जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, मृदा अपर्दन हो गया। निर्माण, जैसे ध्यान दो, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ये बड़े स्तर पर स्कूल कॉलेज निर्माण कराए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है बाबू, वहाँ पे भी बड़े अधिक मात्रा में जमीन का उपयोग किया जाता है और खनन किया जाता है, उसको खोदा जाता है। तो वहाँ मृदा अपर्दन तो हो ही रहा है, खनन में तो हो ही रहा है ना। इस प्रकार की चीज़ों को मृदा अपर्दन के जो है सो मानवीय कारक कहेंगे। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, मृदा संरक्षण के उपाय थोड़ा समझियो। मृदा अगर बचाना हो, मिट्टी के बचाना हो, तो एक उपाय सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछो हो, वो सोपान और सीढ़ीदार कृषि। ये पता कहाँ हो, वो ये अधिकांश हो वो असम साइड, ठीक है। देखो सोपान मतलब सीढ़ी, और सीढ़ीदार बोल भी दिया है। ऐसा खेती अगर करेंगे तो मिट्टी कटने से जो है सो बच जाएगा, इसको जो है सो इस विधि से बचा सकते हैं। और पट्टी कृषि और पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला जो है सो बनाएंगे, तभी मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा, ठीक ना। चलो, पेड़ हमने पहले बताया, पेड़ के जो जड़ होते हैं ना वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, इसीलिए यहाँ बोला गया है पेड़ को जो है कतार में लगाइए, और एक तरह का उसका नाम दिया गया है रक्षक मेखला। पेड़ को अगर कतार में लगाते रहेंगे, है ना, और उसके फिर बाद खेती करेंगे, फिर लगाएंगे, तो पेड़ क्या करेगा, मिट्टी को आगे कट के बहने नहीं देगा, उसके जड़ है सो मिट्टी को पकड़े रखेंगे, तो मेखला श्रृंखला में आता है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं।
तो अब हमने आगे लियो महत्वपूर्ण सवाल करे के लिए, है ना। ध्यान दिए बाबू लोग, काहे कि जो एमसीक्यू जहाँ करावल के हो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो उनके एग्जाम में ये यहाँ से एतो सवाल, इसीलिए ध्यान दियो। सबसे पहला सवाल की है, तो पढ़ के सुनाओ यो, बताइए, ठीक है ना। अगर आंसर जाने हो तो भारत में लगभग कितने प्रतिशत जो है सो भू क्षेत्र मैदान है कृषि और उद्योग के लिए जो है सो सुविधाजनक माना गया है। अभी ऑप्शन तो इनके दे रही हो, 27%, 30%, 43% और 50%। तो ई वाला सवाल के लगो अगर आंसर क्यों चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, सी और बी, जी हाँ सी, है ना, बहुत बढ़िया, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग ही भू उपयोग आंकड़े में उपलब्ध है। 80%, जिसको 80% लिखा गया है, 85% और 93% और 97%। तो एक आंसर किया तो इसे बताओ तो नहीं। जी हाँ बिल्कुल सही, 93%, ठीक ना। चल आगे बढ़ल जाए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारकों में कौन सा शामिल है। देखो यहाँ बोला गया है भौतिक कारक, याद रखना। तो सांस्कृतिक एवं परंपराएं, ये तो तुम्हारा मानवीय कारक था, पढ़ा था ना जी, मानवीय कारक हो गया ये तो नहीं होगा, चलो काट देते हैं इसको। जनसंख्या घनत्व, ये भी हमारा जो है सो इसी में आ जाएगा, मानवीय कारक, ये भी कट गया। और प्रौद्योगिकी क्षमता, ये भी मानवीय कारक में आ गया, ये भी नहीं होगा। तो बच कौन गया बाबू, डी नंबर ऑप्शन। तो जलवायु और मृदा जो है सो के प्रकार आ जाएंगे भौतिक कारक में। चलो बहुत ही अच्छा, नेक्स्ट पढ़ल जाए। नेक्स्ट सवाल ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण को रोकने का उपाय है, ठीक ना। तो वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन और वनीकरण। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है सो हम लोग अगर वनीकरण करेंगे ना, मतलब जंगल का अधिक से अधिक मात्रा में बचाओ, जंगल का बचाव कैसे होगा, तो इसमें पेड़ पौधे को कटने से, मतलब पेड़ पौधों को कटने से क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा वनीकरण आता है। तो इसमें ध्यान देना, निम्नीकरण को रोकने के लिए हमारा जो है वनीकरण जरूरी है। खनन करेंगे और अति पशुचारण करेंगे और वनोन्मूलन करेंगे तो हमारा जंगल जो है सो जल्दी साफ हो जाएगा, मिट्टी बचेगा नहीं। जंगल साफ मिट्टी साफ, क्योंकि जंगल का जो होता है ना पेड़, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक बताइए आंसर, ठीक है ना, तो कमेंट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए जो है सो उपयुक्त मानी जाती है, सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। और एकरा हम थोड़ा बतले भी हल्लियो कि एग्जाम में पूछो हो, तो एकरा तो नहीं कमेंट में से कर भी, ठीक हो। तो अब आगे हम लोग जो है सो मिलेंगे अगले क्लास में। इसमें जो है सो चैप्टर 1 जो हमने आज पढ़ाया, ये पार्ट 1, 2 और 3, ये 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को जो है सो क्लियर कर दिया। अब तो इनके कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करियो, और हमने इससे कॉन्टेक्ट जरूर करियो। व्हाट्सएप ग्रुप जो है से बना दिया गया, तो इनके टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सको ही, वहाँ कोई दिक्कत हो तो पूछ सको ही सवाल, ठीक ने। बाकी कोई भी दिक्कत हो हमने से कॉन्टेक्ट कर, कमेंट बॉक्स में तू अपन प्रॉब्लम लिख, और हम क्लियर करबो अगले सेशन में। और उम्मीद करो कि आज के सेशन समझ में आल हो, तो सारा क्वेश्चन तो समझ में आल हो। तो बाकी बाबू तो ध्यान दियो, मन से पढ़ियो, और चैप्टर 1 खत्म हो गया। और जल्दी अब अलग सब्जेक्ट की पढ़ाइयो से कमेंट जल्दी कर, ओकरा वीडियो लेके आबो, ठीक ने। चल तब तक के लिए थैंक यू। तो आखिरी में तो इनसे एक और गुजारिश कर चाहबो कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दी अपन दोस्त यार, भाई बहन, रिश्तेदार में, ताकि उस सबके भी इस वीडियो के लाभ मिल जाए और हमारे वीडियो बनावे के उद्देश्य पूरा हो जाए, है ना। बाकी तो इन बताओ कि अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से होना चाहिए, कमेंट जरूर करियो। तब तक के लिए थैंक यू। सभी के जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार झारखंड।